हेलो एवरीवन, स्टूडियोज लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्डन रेस की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 और उसका टाइटल है व्हाट इज़ अ मिस विद अस, कि हम में किस चीज़ की कमी है या हम में क्या अनुचित है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं एस एम गोयल। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर हम बड़ी बातों की अपेक्षा छोटे छोटे गुणों को अगर हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में शामिल कर लेते हैं, अगर हम हमारे व्यक्तित्व में उन्हें शामिल करते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत अच्छा, बेहतर और सभ्य और सुंदर हो सकता है। और हमारे जीवन के साथ साथ हमारा जो देश है उसकी भी उन्नति हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है इस लेख का वो है इंडियन इंटेलेक्ट। इंडियन इंटेलेक्ट का मतलब है भारतीयों में जो प्रतिभा है उसके बारे में ये बताया गया है। आवर्स इज ए नेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल। हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो बुद्धिजीवियों का देश है। इट इज़ नॉट सेट आउट ऑफ शीर पैट्रियटिज्म। और ये जो बुद्धिजीवी है इन्हें सिर्फ देशभक्ति के कारण ही ये नहीं कहा जाता, मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी राष्ट्रवादी हैं इसलिए उन्हें बुद्धिजीवी नहीं कहा जाता। स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट। देश भर में और विदेशों में जितने भी अध्ययन किए गए हैं कि बच्चों की इंटेलिजेंसी पे या लोगों की बुद्धिमानी पे, उससे यह पता चलता है Not long ago, a study was undertaken in the school of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. थोड़े समय पहले क्या होता है कि इंग्लैंड के स्कूलों में एक अध्ययन किया गया था और उससे यह ज्ञात करने की कोशिश की गई थी कि किस देश के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। It was discovered that Indians were superior to the native of the other countries. और वो जो रिसर्च किया गया था उसमें यह पाया गया कि अन्य देशों के लोगों की तुलना में जो भारतीय हैं उनका दिमाग सबसे ज़्यादा तीव्र है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इफ दैट इज द ट्रूथ, अगर ये बात सत्य है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस, वाई आवर imports exceed our exports, why we look to developed nation for help and aid where we are amiss। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताने से पहले ये जितने भी मीनिंग्स हैं उनके थोड़े से अर्थ देखिए स्टूडेंट। सबसे पहले जो मीनिंग्स आया है वो है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है सबसे अधिक, सबसे अच्छे। उसके बाद देखिए नेटिव्स। नेटिव्स का मतलब है जिस देश में जो लोग रहते हैं उन निवासी को कहा जाता है। लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड का मतलब है पिछड़ रहे हैं, मतलब हम सबसे पिछड़ क्यों रहे हैं। सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब है जो सबसे शक्तिशाली देश है उन्हें सुपर पावर की कैटेगरी में रखा जाता है। ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है बौद्धिक व्यक्तियों का पलायन, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो देश से बाहर जा रहे हैं। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है खुशहाल या समृद्धशाली। एक्सीड। एक्सीड होता है अधिक। लुक टू। लुक टू का मतलब है सहारा, मतलब सहारे की अपेक्षा करना किसी से। अमिस। अमिस का मतलब है किस प्रकार की कमी है या अनुचित, या जिस तरह से हम रहते हैं उस जीवन में किस प्रकार की हमारे पास कमी है। और मिस। मिस का मतलब है क्या चीज़ हम खो रहे हैं। तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। It was discovered that Indians were superior to the native of other country. If that is the truth, why we are lagging behind other superpowers? और अगर ये बात सच है तो फिर हम ये जितने भी शक्तिशाली जो देश हैं उन सब से हम पीछे क्यों हैं। इसके बाद है why there is brain drain from our country to other affluent nations। और क्यों हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो हमारे देश को छोड़कर और दूसरे खुशहाल देशों में या समृद्धशाली जो देश है उसमें जाने की कोशिश में लगे हैं। वाई आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स। क्यों हमारा जो आयात है, आयात का मतलब है कि दूसरे देशों से चीज़ें हमारे देश में इतनी आती क्यों हैं, हम भेजते क्यों नहीं, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं करते। वाई वी लुक टू डेवलप नेशन फॉर हेल्प। और क्यों हम हर बार जब भी हमें सहायता की ज़रूरत होती है हम हमेशा विकसित देशों की तरफ ही क्यों देखते हैं। वेयर वी आर मिस। अगर हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो फिर हमें ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। Saying so does not mean our progress is not। अब लेके कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो उन्नति है वो बिल्कुल जीरो ही है। नॉट का मतलब होता है शून्य, एकदम जो जीरो है उसे कहा जाता है। द भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट। अब लेखक है कुछ अपने देश के जो बड़े अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, उनको गिना रहे हैं। जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध हो गया, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात के जो कारखाने हैं, तारापुर में जो परमाणु की भट्टी है, ये सब हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंड्योर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। लेकिन लेखक कहते हैं लेकिन ये जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां की है
उन उपलब्धियों के चक्कर में हमने छोटी जो उपलब्धियां हैं उनको नकार दिया है, उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया है। E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful." अब ये एक लेखक का नाम ले रहे हैं, E.F. Schumacher। वो गलत नहीं थे जब उसने अपनी सबसे अधिक बिकने वाली जो पुस्तक थी जिसका नाम था लघु सुंदर है, मतलब जो छोटी चीज़ है वो भी सुंदर है, वो रखा था। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory. हैम्पर्ड का मतलब होता है बाधा डालना, किसी भी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना है, उसे हैम्पर्ड कहा जाता है। तो ये जो लेखक है वो ये कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसे बताने जा रहा हूँ जो किससे रिलेटेड है, उन छोटी चीज़ों से, उन छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा ने हमारी जो शान है उसको किस प्रकार बाधित किया है या परेशान किया है। तो वो कुछ उदाहरण अब हमें बताएंगे। तो ये जो पैराग्राफ फर्स्ट है वो खत्म होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ टॉपिक है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। इसका मतलब है हमारा जो सामाजिक व्यवहार है और हमारी जो नागरिक है देश के, उनकी भावना कैसी है, उनमें विवेक कितना है, उनमें समझदारी कितनी है। It may be a journey for a walk, a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decisions. Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. तो पहले इसके मीनिंग्स देखिए। सबसे पहले जो मीनिंग आया है वॉक। वॉक का मतलब यहाँ पर है पैदल चलने से है। मीटिंग, मीटिंग का मतलब है किसी भी प्रकार की सभा करना या समिति में जाना। उसके बाद देखिए फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है भोज देना या दावत करना किसी चीज़ की। उसके बाद आता है एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब है प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना। तो अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। चाहे यात्रा हो, इट में भी जर्नी, चाहे यात्रा हो, कहीं घूमने जाना हो, चाहे एक भोज हो, चाहे एक मेला हो, या फिर एक सभा हो, या फिर नॉर्मल रूप से हम कहीं पर इकट्ठे हुए हों, चाहे हम सीरियस पढ़ाई कर रहे हों अथवा आराम से छुट्टियों के दिन बिता रहे हों। मोस्ट ऑफ अस एक्सिबिट क्लास इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डेसेंस। हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं, अपने जो इंडियंस लोग हैं, उनमें ये जो मानवीय शिष्टाचार होते हैं, उनकी जो आधारभूत जो स्तर है, वो भी उन आधारभूत स्तर से भी हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। मतलब कहने का मतलब राइटर का ये है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के इंडियन हो, चाहे हम कहीं यात्रा पर जाते हैं, किसी खाने पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खाली बैठते हैं, किसी के साथ बातें करते हैं, लेकिन हम में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हमारे जो ह्यूमन डेफिशिएंसी, ह्यूमन डेफिशिएंसी का मतलब है कि मानव के जो शिष्टाचार है, मतलब मानव के जो बिहेवियर होता है, जो एटीट्यूड होता है, जो एटिकेट्स मैनर्स है, उनकी हम में भयंकर अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. अब राइटर कह रहा है कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो सामाजिक आचरण है या जो व्यवहार है या हमारी जो समझदारी है वो किस प्रकार की है और क्या क्या इसमें कमी है। तो वो अब हमें एग्जाम्पल के तरीके से समझाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल वो दे रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन, कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे ये जो मानवीय जो आचरण है हमारा, उसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल। अब जो मनुष्य के जो कान हैं वो शोरगुल जितने भी होते हैं उनकी एक सामान्य मात्रा ही सुन पाते हैं। साउंड रिसीव बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जैरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन। और इस मात्रा से अधिक अगर हम तेज आवाज़ में सुनते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रकार की तेज़ आवाज़ हम सुनते हैं तो वो सिर्फ हमें परेशान ही नहीं करती बल्कि हमारे सुनने की जो क्षमता है उसे भी नुकसान पहुंचाती है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन आप खुद सोचिए कि अपन जो भारतीय लोग हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों की तरफ ध्यान देते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इवन ए गॉसिप और ए चिट चैट इन ए कंपनी, ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच। अब वो बता रहे हैं कि चाहे कोई भी टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे रेडियो में प्रसारण सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर की आवाज़ देख लीजिए या किसी अन्य यंत्र का बजाना देख लीजिए, और यहाँ तक कि अगर हम गप्पे भी लड़ाते हैं, किसी से बात भी करते हैं या हम हमारे साथियों के साथ साधारण बातें करते हैं, ये सारी की सारी बातें हैं वो हम बड़ी ही जोर जोर की आवाज़ में करते हैं। इट मे बी यूज टू इट बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस। हो सकता है कि हम इन सब चीज़ों के आदी हो गए, लेकिन जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जब वो इस चीज़ को सुनते हैं तो उन्हें कितना अभद्र लगता होगा। Our neighbor may be a serious student, a serious student, a sick person,
और ए पीस लविंग बीइंग। राइटर कह रहा है कि आप एक बार सोच के देखिए, हो सकता है कि आपके जो पड़ोसी हैं वो सचमुच एक ऐसा विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, या फिर आपका पड़ोसी है वो एक बीमार व्यक्ति भी हो सकता है जो इस आवाज़ को नहीं सहन कर पा रहा हो, या फिर वहाँ पर कोई एक आपका जो पड़ोसी है वो बड़ा ही शांति प्रिय इंसान रहा हो। तो उसे कितनी दिक्कत आती है जब आप इस तरह से ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं या ऊंची आवाज़ में किसी टेप रिकॉर्डर को या गानों को सुनते हैं। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम? क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है? हाउ मच एगोनी डू वी कॉज टू हिम हर? हम उसको कितनी पीड़ा देते हैं। हाउ मच एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा देना या फिर गुस्सा होना, मतलब वो कितने गुस्से में आता है या हम लोग उसे कितना गुस्सा दिलाते हैं। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परमेंट डज नॉट क्वारल विद अस एंड सफर इन साइलेंस। अब जो हो सकता है कि हमारे जो पड़ोसी स्वभाव वाले में जो पड़ोसी जो लोग हैं वो बड़े ही शांत स्वभाव के हो सकते हैं, वो हमसे झगड़ा भी नहीं करना चाहते, इसलिए वो चुपचाप क्या करते हैं, इस पीड़ा को सहते रहते हैं। The poor fellow shuts the window and the door and puts cotton in his ears to reduce the impact of high-pitched noises. अब वो बेचारे व्यक्ति या तो क्या करते हैं, अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, या फिर और ज़्यादा तेज शोर आता है तो उसको कम करने के लिए वो अपने कानों में रुई लगा लेते हैं। लेकिन हम साधारण से जो नागरिक हैं वो इस तरह की समझदारी हैं वो कब सीखेंगे? When shall we learn to simple civic sense? ये तो एक बड़ा सिंपल सा एक सेंस है, एक बड़ी सिंपल सी समझदारी की बात है, लेकिन हम लोग तो ये भी नहीं सीख पाते हैं। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी फॉर एनी अदर फंक्शन। अब राइटर आगे कहता है कि अगर इसी तरह आप किसी भी शादी समारोह को ले लो या फिर किसी और फंक्शन को ले लो, ए रिचुअल और ए प्रेयर, देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ हियरिंग ए लाउड स्पीकर टू बी यूज टू द लाउडेस्ट बिसाइड इंगेजिंग ए बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। अब वो कह रहे हैं कि आप देखिए कि लाउड स्पीकर है उसको हम किराए पर लेके आते हैं, बैंड मतलब किसी प्रकार की शादी समारोह का वो पूरा बता रहे हैं, ब्यौरा बता रहे हैं कि इस तरह के शादी समारोह में क्या होता है कि या तो हम जो लाउड स्पीकर होते हैं उन्हें किराए पर लेके आते हैं, पूरी की पूरी वो जो बैंड पार्टी होती है उसे बुला कर लाते हैं, और इसके अलावा शोर उत्पन्न करने के जितने भी साधन होते हैं उनको चलाना हमारे यहाँ पर एक सामान्य फैशन बन गया है, और इसकी आवाज़ इतनी तेज़ रखी जाती है कि कोई भी अगर संवेदनशील जो व्यक्ति होता है उसे आघात तो लगेगा ही। The pitch is kept so high that sensitive being gets so, कि कोई भी संवेदनशील आदमी है उसे जरूर बुरा लगेगा, उसे पेन फील होगा, क्योंकि अपन जो साउंड की जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज हम रखते हैं। इवन द स्टोन और ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग सेक्स, और यहाँ तक कि जब आपने कभी देखा होगा जब डीजे चलते हैं तो यहाँ तक कि मकान होते हैं उनकी जो स्टोन होते हैं मतलब उनके जो पत्थर हैं या उनकी जो ईंटें हैं वो भी हिलने लग जाती हैं। एंड द इंप्रेशन इज गैदर दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, और ऐसे लगता है कि एक धारणा बन गई है कि किसी ना किसी दिन ये जो भवन है या जो ये इमारत है वो ढेर हो जाएगी। किसकी वजह से? उसी आवाज़ की वजह से। अब आगे देखिए स्टूडेंट, द व्हीकल स्पेशली द ट्रक मेक लिविंग अनबेरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसिडेंटली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन। अब ज़्यादातर व्हीकल देखिए, व्हीकल्स में क्या आता है, जैसे वाहन हो गए, और उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो राइटर नाम ले रहा है वो है ट्रक। ट्रक है वो जीवन को असहनीय बना देते हैं। कैसे? क्योंकि इनके जो चालक होते हैं वो इसका जो हॉर्न होता है वो इतनी जोर से बजाते हैं, बल्कि बजाते ही नहीं है बल्कि लगातार बजाते ही रहते हैं, और प्राय ऐसा वे बिना किसी कारण के ही करते हैं, मतलब बिना किसी वजह से भी उनका जो हॉर्न है वो बजता ही रहता है। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिक हैं, वो नागरिकों में समझदारी की कमी है, इसी की वजह से ये ध्वनि प्रदूषण की समस्या हमारे देश में है। एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्क्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट आवर एफिशिएंसी। मार्क का मतलब होता है नष्ट करना। तो आगे क्या है, ये जो सामान्य लोगों की ये जो चेतनाएं हैं वो पूरी तरह नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देता है? ये जो ध्वनि प्रदूषण है, ये जो सामान्य लोग हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस है उनको पूरी तरह नष्ट कर देता है, और हमारी जो कार्य क्षमता है उसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक था उनका। अब सेकेंड टॉपिक देखिए, ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जो राइटर है वो हमारे भारतीयों में जो दूसरी कमी है, हमारे जो एटिकेट्स मैनर्स में दूसरी कमी है वो बता रहे हैं, और वो कमी क्या है कि जब हम यात्रा करते हैं, कहाँ पर यात्रा करते हैं? जब हम सार्वजनिक यातायात में यात्रा करते हैं तो कैसा हमारा बिहेवियर रहता है। ऑल ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम सब हैं वो सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस।
तो उनमें क्या होती है कि जैसे रेलगाड़ी हो गई और बस में, इनमें हम सब यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे जो अनुभव होते हैं वो बड़े ही कटु और पीड़ाजनक होते हैं। Ordering twist system at the time of either purchasing the ticket or boarding the train bus is rarely followed. सबसे पहले तो क्या होता है कि टिकट खरीदते समय, रेल या बस में चढ़ते समय हमें एक लाइन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका हम पालन करते ही नहीं है। मतलब बड़ी ही मुश्किल से इन सब चीज़ों का हम पालन करते हैं। Everyone in his self interest flouts the genuine right of others. प्रत्येक व्यक्ति जो अपने लिए उनको जो सही लगता है बस उसी के अनुसार वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब दूसरों के हितों का तो वो विरोध करते हैं और अपने जो उनको जो अच्छा लगता है बस वो वही करते हैं। रेलुकेंटली का मतलब होता है यहाँ पर अनिच्छा से, मतलब बिना इच्छा से। तो दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट, मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसके पास पहले से सीट है और वो एक सीट पे बैठा है, तो वो बस अपनी इच्छा से ही क्या करता है कि जो उसके पास वाली सीट है अगर वो खाली है फिर भी वो किसी दूसरे आदमी को बैठने नहीं देता। When they do so, they grab about half of the vacant seat also. और इसके अलावा वो क्या करता है कि जब वो ऐसा करते हैं तो वे दूसरी जितनी भी खाली सीट है लगभग आधी सीट पर भी वो अधिकार कर लेते हैं। The thought of giving help to other needy ones restless them. मतलब दूसरे जरूरतमंद लोगों को सहायता देने का विचार तो उन्हें कभी अपने मन में आता ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो सीट है अपनी वो तो वो रखते ही हैं, दूसरी सीट खाली है तो वो यही चाहते हैं कि दूसरा कोई यहाँ पर आकर ना बैठे, और अगर कोई बैठ भी जाए तो बड़ी अनिच्छा से वो उसे सीट तो दे देते हैं, लेकिन उसको सीट भी पूरी नहीं देते, उस सीट में से भी थोड़ी सीट है वो अपने लिए ले लेते हैं और किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब खुद खड़े हो जाएं और दूसरे को सीट देते हैं। इस तरह के मैनर्स तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। Some people are fond of chewing petals and tobacco. कुछ लोगों को तो पान खाना और उनके साथ साथ तंबाकू खाने का भी शौक होता है। They spit frequently all around, showing no respect for public property. और वो मतलब चारों तरफ और बार बार थूकते रहते हैं और वो जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके प्रति वो बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का सम्मान नहीं दिखाते। मतलब वो थूकते रहते हैं और वो पूरी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे गंदा करते रहते हैं। They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train bus. वो ये चीज़ एकदम से भूल जाते हैं कि उन्होंने जो किराया दिया है वो अपनी यात्रा के लिए दिया है, ना कि इस ट्रेन या बस को खराब करने के लिए। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. और वो जितनी भी कचरा होता है या जैसे कि कोई कचरे का अवशेष होता है, जैसे खाली बोतलें हो गई या रैपर्स हो गए, तो उन्हें भी वो क्या करते हैं, जहाँ अपनी इच्छा होती है वहीं वो फेंक देते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड, स्ट्रीट्स, पब्लिक प्लेसेस, बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड। और हम देखते हैं कि हमारे जितने भी सार्वजनिक यातायात हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी जो गलियाँ हैं और जितने भी सार्वजनिक प्लेसेस है, ऑफिस वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी लिटर्ड रहती है, यानी मतलब कचरे से और बदबू मारती रहती है। विथ ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज दैट स्टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड वेलबीइंग। और हमको ये भी नहीं पता रहता कि ये जो गंदगी है, ये जो बदबूदार गंदगी है, वो हमारे स्वास्थ्य और हमारी शक्ति पर कितना बुरा असर डालती है। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health. We do not notice any slump in the sale of cigarettes or bidis. वैधानिक चेतावनी है, जो क्या होता है कि सिगरेट है या जो बीड़ी के जो पाउच आते हैं उनके ऊपर एक चेतावनी लिखी रहती है, स्टेशनरी वार्निंग का मतलब है वैधानिक चेतावनी, कि धूम्रपान करना है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये चेतावनी होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सिगरेट और बीड़ियाँ हैं उनकी सेलिंग में, उनको खरीदने में कोई कमी नहीं आती है। The pity is the smokers in their own enjoyment do not think of the people around them. और ये कितने दुख की बात है कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है वो स्वयं सिर्फ अपने आनंद की वजह से, और जो उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनके बारे में वो नहीं सोचता। Sometimes the surrounding become unfit for breathing, pacing, smoking causes more harm. और कभी कभी क्या होता है कि वातावरण में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से जो धूम्रपान है वो हमें बहुत हानि भी पहुंचाता है। अब यहाँ पर पैसिव स्मोकिंग आया है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है निष्क्रिय धूम्रपान। अब ये निष्क्रिय धूम्रपान क्या है, जिसका मतलब है कि दूसरे लोग तो क्या होते हैं, बीड़ी और सिगरेट पीते रहते हैं और उसको जो धुआं है वो बाहर छोड़ते हैं, लेकिन पास बैठा व्यक्ति है वो तो पीता भी नहीं है, जिसके बावजूद भी उसके सांस के साथ वो जो धुआं है वो अंदर चला जाता है। तो परेशानी, वो जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो उस इंसान को भी उतनी ही होगी जितनी कि उसको पीने वाले को होती है। तो इस तरह की जो स्मोकिंग है वो है पैसिव स्मोकिंग। तो कहते हैं कि जो पैसिव स्मोकिंग है ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है।
अब जो तीसरा एटिकेट मैनर जो हमें बिल्कुल नहीं है वो है ट्रैफिक सेंस। अब ट्रैफिक सेंस के बारे में राइटर क्या बोल रहा है? ट्रैफिक सेंस का मतलब है कि हमें यातायात के जो नियम है उनके प्रति हमारी कितनी जागरूकता है। तो देखिए, वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मीन्ड फॉर अस ओनली। अब देखो, सड़कों के विषय में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वे केवल हमारे उपयोग के लिए हैं, मतलब हम उसके ऊपर चलते हैं, हमें बस इतना ही पता है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रेशली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री। अब आप यातायात के नियमों को तोड़ते हो या जो यातायात के नियम को तोड़ना या असावधानी से वाहन चलाना, ये हम हमारे यहाँ पर क्या माने जाते हैं? ये सब हमारे लिए बहादुरी के काम माने जाते हैं। गैलेंट्री, गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी। दो when required such gallants prove to be the worst coward। यद्यपि जो इनकी ये बहादुरी है वो आवश्यकता पड़ने पर ऐसे बहादुर है वो सबसे ज़्यादा डरपोक व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब जब उनको सचमुच बहादुरी दिखानी होती है तब वो सबसे ज़्यादा डरपोक बन जाते हैं। लेकिन सड़कों के ऊपर वो अपनी जैसे यातायात नियमों को तोड़कर वो अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। द मॉडर्न यू टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। और आजकल के जो आधुनिक युवा हैं वो तेज़ गाड़ी चलाने में अपने आप को प्राउड फील करते हैं, मतलब उन्हें घमंड होता है, गर्व होता है। They ignore the basic norm of driving such as how and when to overtake a vehicle, when to take a turn, obeying the traffic signal, keeping the vehicle in order and smoke less, driving in proper lane, etc. अब राइटर कहते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि जो वाहन चलाने के जो आधारभूत नियम हैं, आधारभूत नियम क्या क्या हैं, जैसे कब और किस प्रकार अपने वाहन को दूसरे वाहन से आगे निकालना है, कब उसे मोड़ना है, यातायात के जितने भी संकेत आते हैं, साइन जो होते हैं, उनका पालन करना होगा, वाहन को बिल्कुल ठीक स्थिति में और उसमें से बिल्कुल धुआं नहीं निकलना चाहिए, इस तरह का वाहन है वो हमें, मतलब जितने भी हमारे व्हीकल हैं उन्हें मेंटेन करना होगा, उचित रास्ते पर ही हमें वाहन चलाना होगा। तो इस तरह के जो आधारभूत नियम हैं इनकी भी वो लोग क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। मतलब आजकल के जो नौजवान हैं उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कोई मतलब नहीं होता। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ। और इसका परिणाम क्या होता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो खतरे में पड़ जाती है। इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर मूविंग अराउंड। और इसकी वजह से वो खुद ही खतरे में नहीं होते बल्कि उनके आसपास और निकट चलने वाले लोग हैं वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। In fact, the movement on roads has become so dreaded and unsafe that affect the nervous system of many a sensitive being। और वास्तव में राइटर कहता है कि सड़कों पर चलना इतना अधिक असुरक्षित है इस वक्त कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति चलता है तो वो भी दुष्प्रभावित हो जाता है, मतलब उसे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। God knows what calamity may happen the next moment। अब ये चीज़ तो भगवान ही जानता है कि अगले क्षण उनके साथ क्या होने वाला है। The pity is there is no control on any such things। दुख है कि ऐसी बातों पर भी हमारे देश में कोई भी नियंत्रण नहीं रखा जाता। People ply their vehicle overloaded with every possible risk of causing an accident। अब राइटर आगे कह रहे हैं कि अधिकांश जो वाहन होते हैं वो सब धुआं छोड़ते हैं, वातावरण को मनुष्य के रहने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होने देते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी वाहन हैं इंडियंस हैं वो सारे के सारे धुआं ही छोड़ते रहते हैं, जिससे क्या है कि पूरी जो वातावरण है वो भी पूरी तरह खराब रहता है। विद द लिव्स ऑफ द इनोसेंट पीपल। और इस प्रकार जितने भी निर्दोष व्यक्ति हैं उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो जो बता रहे हैं कि किस प्रकार के एटिकेट मैनर्स की इंडियंस में कमी है, तो उसमें जो थर्ड टॉपिक है वो है एनक्रोचमेंट। अभी एनक्रोचमेंट क्या है स्टूडेंट? एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना, या मतलब दूसरे की जो संपत्ति है उस पर अवैध तरीके से अधिकार कर लेना, उसे कहते हैं एनक्रोचमेंट। Pen is mightier than the sword is very often kept the subject for debate in many an educational institute। कलम जो होती है वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है और बहुत सी शैक्षणिक जो संस्थाएं होती है उसमें ये जो टॉपिक है वो वाद विवाद का विषय रहा जाता है। वास्तव में द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। लेकिन सच बात तो ये है कि जो शारीरिक शक्ति है वो ही मानसिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एयन। और ये जो बात है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। एयन का मतलब होता है कि युगों युगों से या काफ़ी लंबी जो अवधि होती है उसके लिए यूज़ किया गया है ये शब्द। जनरली दोज विथ मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। हालांकि ये माना जाता है कि जिन लोगों के पास शारीरिक शक्ति होती है वो लोग जंगली होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओवन। वो क्या करते हैं कि जो दूसरों की या जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पर भी अपना ही हक समझते हैं, अपना ही राज समझते हैं। Making a small beginning, they grab whatever maximum property they can in course of time, thus snatching the right of civilized and law-abiding citizen।
अब राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कार्य, मतलब वो मान लो कि थोड़ा सा कार्य शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे समय बीतता है उस समय बीतने के साथ साथ वो धीरे धीरे वो जो छोटा सा कार्य होता है वो बड़ा हो जाता है, या फिर क्या करते हैं कि वो जो लोग हैं वो उस पर अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं, और इस प्रकार ये जो अपना भारत का जो सभ्य और जो कानूनी जो लोग होते हैं उनके जो अधिकार हैं उनको छीन लिया जाता है। The footpath on both sides of the road become their property where they may sleep, install their shop or make their dwelling. अब आगे वो राइटर ये कहने की बात कर रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर के जो फुटपाथ हैं वो भी उन्हीं की संपत्ति हो जाती है, जहाँ पर वो आराम से सो भी सकते हैं, अपनी दुकानें भी लगा सकते हैं और अपना निवास स्थान भी वो वहाँ पर बना सकते हैं। In the name of religion, they may occupy certain area even on the main road to meet their selfish end. अब आगे कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर वो क्या करते हैं, वो अपनी सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए मुख्य सड़क के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उस पर भी वो कब्जा कर लेते हैं, और नाम किसका होता है, धर्म के नाम पर। Some people try to encroach upon public property after constructing house, shop on their purchased piece of land by way of putting stair or laying. कुछ लोग हैं वो अपनी जो खरीदी गई ज़मीन होती है या जो मकान है या दुकान बनाने के पश्चात, मतलब जो सीढ़ियाँ बनाने के लिए जो जगह होती है या जो बगीचा लगाकर वो लोग वो जो निश्चित सीमा के बाहर बैठने की जो स्थान होता है उस सार्वजनिक संपत्ति जो है उस पर भी अतिक्रमण कर लेते हैं, मतलब उस पर भी अधिकार करने की वो कोशिश करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को घर बनाना है तो वो घर है वो अपनी ली हुई जगह पर ही बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो गली होती है सामने की जो स्ट्रीट होती है उस पर वो क्या करते हैं, उस घर पे चढ़ने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी में से यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह राइटर ये कह रहे हैं कि ये जो एटिकेट्स है वो भी बहुत ही गलत एटिकेट्स है। मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्केट बाउंड्री, और मतलब इसी तरह की वो बातें आगे बता रहे हैं कि वो जो बाउंड्री है वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसी के अंदर वो बैठने का स्थान है वो बना लेते हैं। हु इज़ देयर टू चेक एंड थ्रॉट देयर डिज़ाइन, अब कोई पूछे उनको तो उनको ये कौन है उनको देखने वाला, और उनकी इच्छा की पूर्ति करने से उनको रोकने वाला भी कौन है, मतलब वो जैसा चाहे वो वैसे वहाँ पर अपनी डिज़ाइन का घर बना लेते हैं और बची हुई पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसी पर भी अधिकार कर लेते हैं। नन, कोई नहीं है जो उन्हें रोक सके। ए स्मॉल बिगनिंग मेड अंडरग्राउंड इनटू ए बिग मिलियंस टू ऑल अदर एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, एक छोटी सी अबाधित शुरुआत होती है ऐसे कार्यों में लुप्त लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए खतरा बन जाती है। तो राइटर ये कह रहा है कि वो शुरुआत तो एकदम छोटी से करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो जो शुरुआत होती है उनकी वो बड़ी हो जाती है। ये चीज़ किसको आराम देती है, बस उन्हें आराम देती है जो वो ये काम करते हैं, लेकिन जब उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे वो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। मेनेंस का मतलब होता है खतरा पैदा होना, पीड़ा पैदा होना। अब आगे वाला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस के लिए देखिए सफाई, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब स्वच्छता है वो भक्ति से भी बढ़कर है, मतलब भगवान की भक्ति से बढ़कर भी क्या है, सफाई रखना। दैट सीम टू बी रिमेन एन ऑब्सोल्यूट एज नाउ, लेकिन ये जो बहुत प्राचीन जो कहावत है अब वो सच में बाहर ही हो गई है, मतलब चलन से बाहर हो गई है। वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट अवर सेंस लीव असाइड अनोइंग अस। अब हम इतने ज़्यादा मतलब गंदगी के आदी हो चुके हैं कि अब हम गंदगी से नाराज़ होना तो दूर, बल्कि अब तो ये हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हें भी प्रभावित नहीं करती। मतलब अब हमें ऐसे लगता ही नहीं है कि गंदगी भी कुछ होती है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर एवर वी लाइक, हम कूड़ा कचरा जहाँ भी चाहे वहीं पे हम उन्हें फेंक देते हैं। मे बी रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेस फॉर वर्शिप। अब राइटर आगे ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे सड़कें हों, चाहे सार्वजनिक वाहन हो, शैक्षणिक संस्थाएं हो, ऐतिहासिक स्मारक हो, सरकारी भवन हो, और यहाँ तक कि पूजा के पवित्र स्थान यानी जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कुछ भी हो, उन्हें भी हम लोग नहीं छोड़ते, उन्हें भी हम लोग गंदा कर देते हैं। In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. अब क्या है, अगर हमारे मन में जच जाए और हम अगर हमारे मकान को स्वच्छ करते हैं तो भी वो स्वच्छता भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे मकान को तो स्वच्छ कर लेते हैं और पड़ोसी के मकान को गंदा कर देते हैं। The rubbish may be dirt of the house, shit of the children, skin of the vegetable, fruits, any other waste stuff. और ये कचरा घर की गंदगी हो सकती है, जैसे कि बच्चों का मल होना,
फलों या सब्जियों के छिलके या अन्य कोई व्यर्थ की चीज़ें होती हैं वो हम ऐसे बाहर डाल देते हैं और हमारा जो पड़ोस है वो पूरा गंदा हो जाता है। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडिकैप्ड। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो केले के छिलके होते हैं वो तो सड़कों पर ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं, जिससे क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति होता है, अगर वो वहाँ से स्लिप हो जाए तो वो शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकता है। Added to this malady is the free movement of stray animal who spoil the road, house, public place and hamper traffic. इतनी गंभीर समस्या में ये जो आवारा जानवर है वो भी क्या है कि स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और इस समस्या को और ज़्यादा गंभीर कर देते हैं। Who spoil the road, जो क्या करते हैं सड़कों को, घरों को, सार्वजनिक स्थानों को ये भी गंदा करते फिरते हैं। और यातायात के जितने भी आवागमन के साधन हैं उन्हें भी वो क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। हैम्पर का मतलब होता है बाधित करना, क्योंकि वो आगे आते रहते हैं। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, यहाँ तक कि कभी कभी तो इन जानवरों की वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स दैट नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज। अब और हम है वो इन बुराइयों के प्रति इतने ज़्यादा असंवेदनशील हो चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति है अब इन पर ध्यान ही नहीं देता। इवन सम अफ्रीकन कंट्री, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, व्हेन शोन ऑन द टीवी सीम क्लीनर देन आवर्स। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस ऑफ ए परमानेंट इंपॉर्टेंस एंड द ऑफेंडर्स शुड बी डिल्ट विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर। विकसित देशों की बात तो हम चलो छोड़ देते हैं, लेकिन अफ्रीका के कुछ देश भी ऐसे भी हैं जहाँ पर क्या है टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाते हैं कि वो हमारे देश के स्थानों की अपेक्षा अधिक साफ दिखाई देते हैं। मतलब हम देखते हैं कि जब न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कोई अफ्रीकन न्यूज़ आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ के जो स्थान हैं वो बहुत ज़्यादा साफ हैं। और हम डेवलप जो कंट्री है, विकसित देश है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। ये जो अफ्रीकन्स जो थोड़ी सी पिछड़ी कंट्री है, अगर उसकी भी बात करें तो भी हम टीवी पर जब उनकी पिक्चर्स या वीडियो देखते हैं तो वो भी हमें बहुत ही साफ सुथरे लगते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज ऑफ परमानेंट इंपॉर्टेंस एंड द ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विद पुनिटिव मेजर। अब हमको ये समझना ही होगा कि स्वच्छता है, जो सफाई है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जितने भी जो दोषी लोग हैं जो ये गंदगी रखते हैं उनके ऊपर हमें दंड देना चाहिए। मतलब उनके कोई दंडात्मक उपाय है वो काम में लेना ही चाहिए और उनके साथ हमेशा हमें कठोरता का व्यवहार ही करना चाहिए। यहाँ पर प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, यानी दंड देना। अब जो नेक्स्ट है वो है धरना 1, रेल रोको। अब जो अगला है अपना टॉपिक वो है धरना देना या रेल रोकना। इस तरह के जो काम है वो भारतीय हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो इसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सटायर किया है, कमेंट किया है। देखिए, द easiest way to give vent to our protest is to stage to धरना और कॉल फॉर ए बंद और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। अपने विरोध को क्रोध के साथ व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं या फिर बंद का आह्वान कर देते हैं या फिर रेल को रोक देते हैं। तो ये सब जो तरीके हैं वो बड़े ही आसान लगते हैं हमें। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। और जो आंदोलनकारी होते हैं वो ऐसे प्रदर्शन का सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं। मतलब उनका काम तो आंदोलन करना ही होता है, तो वो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दीज डिवाइसेस बिसाइड कॉजिंग इनकन्वीनियंस ने समटाइम्स इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन। और ये इस तरह के जो वो काम करते हैं या ये जो असुविधाएं वो उत्पन्न करते हैं, इनके अतिरिक्त वो क्या करते हैं, कभी कभी व्यक्तियों को भी वो हानि पहुंचा देते हैं जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इससे हमारे राष्ट्र को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। Imagine someone is seriously sick, another has an incapable appointment and still another has no provision at home. अब मान लीजिए आप कि कोई इंसान है जो गंभीर रूप से बीमार है या फिर दूसरे व्यक्ति को किसी व्यक्ति से मिलना बहुत ज़रूरी है या किसी अन्य के घर में खाने के लिए कोई सामान नहीं है। Who bothers for others' legitimate needs? तो उस वक्त उनकी जो आवश्यकता है उनकी परवाह कौन करता है? One remains wonderstruck to see that sometimes such bunds are sponsored even by responsible people. और कभी कभी हम ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये जो बंद किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, जो समाज के लिए उत्तरदायी जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनके द्वारा है वो ये बंद किए जाते हैं। मतलब ये जो बंद करने का ये जो आंदोलन है वो इनडायरेक्टली रूप से उन उत्तरदायी लोगों के द्वारा किया जाता है। Occasionally, these demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life. और कभी कभी क्या होता है कि इन प्रदर्शन की वजह से या ये प्रदर्शन है वो इतने ज़्यादा उग्र या हिंसात्मक हो जाते हैं कि हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो और मानव जीवन है उनको भी बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to other and loss to the nation?
अब राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हमें अपना विरोध व्यक्त करने के लिए कोई और इससे अच्छा और उचित तरीका हमें नहीं मिल सकता, जिससे कि दूसरों को कोई भी असुविधा नहीं हो और अपने देश को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। इन जापान द वर्कर ऑफ ए शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। अब वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जापान में एक बार क्या होता है कि जूतों के कारखाने में रहने वाले जो श्रमिक हैं वो अपना विरोध प्रकट करना चाह रहे थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ विभिन्न प्रकार के केवल राइट पैरों के, मतलब जो दाहिने पैर हैं उन्हीं के जूते बनाए। इट कॉज इन्फ्लुएंस टू नन एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर वॉज मेड गुड ए लिटिल लेटर। और जब बाद में ये जो विवाद था वो निपट गया तो उन्होंने बाएं पैर के जूते भी बना दिए। इस प्रकार जूतों की जो दोनों जोड़ियां हैं उनकी पूरी हो गई और किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा भी नहीं हुई। और जो कारखाने के जो मालिक थे वो थोड़े समय बाद ही उनकी जो हानि थी उनकी भी वो पूर्ति हो गई। और इस तरह से उन लोगों ने अपना जितना भी उनका जो असंतोष था वो उन्होंने इस तरह से जाहिर किया। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक शोन बाय महात्मा गांधी एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ टू इनकन्वेंस फॉर देयर कॉज। और विकल्प के रूप में राइटर ये कह रहे हैं कि अगर आपको विरोध करना है तो आप विरोध करने वाले हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए जो सत्याग्रह है या अथवा भूख हड़ताल है उसको भी आप अपना सकते हो, क्योंकि फिर वे अपने हित को पूरा करने के लिए स्वयं को ही असुविधाएं देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप उग्र आंदोलन जो करते हैं वो ना करके और जो महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह थे, जो मतलब भूख हड़ताल वो करते थे, उसी तरह करो ताकि कम से कम आप अपने आप को कष्ट दो, ना कि दूसरों को। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर द मेजर सिग्निफिकेंस। और ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ये ही सबसे बड़े महत्व की बातें हैं। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर विल नॉक एट अवर डोर। अगर इस प्रकार इन सब चीज़ों को हम ठीक कर देते हैं, हमारे देश की जो ये कमियां हैं बड़ी बड़ी इन लोगों की, अगर इन्हें हम ठीक कर देते हैं तो हमारे घर में उन्नति, समृद्धि और प्रसन्नता है वो पूरी तरह आ जाएगी। अर्थात हमारी जो प्रसन्नता है, ये जो समृद्धि है या जो हैप्पीनेस है वो खुद आकर अपने जो घरों के दरवाजे हैं उनको खटखटाएगी। तो इस तरह से SM गोयल का लिखा हुआ एक अद्भुत लेख है और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।